Hello friends, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, and as part of which today we are going to see some MCQs from labor law, that is Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, and this is part 2 that we are going to do today. Now, why is this series important, or why are these topics important? See, when you talk about the EPFO exam, UPSC EPFO exam, be it APFC or EO or AO exam, you'll get at least or close to 15 plus MCQs from these topics exclusively from labor laws and industrial relation, which is actually a very good number. The component has very high weightage, and also it has a high scoring potential as well, as you can see by the kind of the number of questions that are being asked from these topics. So अगर आप लोग सही से बेसिक लेवल भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, इसमें 10 क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है, 10 प्लस क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर सकते हो. सो इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग, और इफ यू रियली वांट टू स्कोर हाई in this exam, particularly from this particular topic, I suggest you to watch these sessions regularly, so that आपका जो ये प्रिपरेशन है वो सही तरीके से रहे, मतलब एक प्रैक्टिस भी हो जाए एंड रिवीजन भी हो जाए. Okay, so let's get into the questions. So friends, here comes the first question. Under section 12 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what is the key duty of contractors with respect to interstate migrant workmen? See, when it comes to interstate migrant workmen, जब भी उनको ले आते हैं कॉन्ट्रैक्टर यहाँ दूसरे स्टेट में काम पे लिए, तो डेफिनेटली विद इन 15 days of the recruitment he has to सेंड ऑल दोज पर्टिकुलर्स, जो भी डिटेल्स है वो स्पेसिफाइड अथॉरिटी को उनको भेजना पड़ेगा. ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है. ओके, अगर वहाँ से कुछ काम के लिए लेके आए या फिर यहाँ कुछ और काम में लगा रहे, तो वो भी उनको स्पेसिफिकली नोटिफाई करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को इन बोथ द स्टेट्स, जिस स्टेट से उनको लेके आ रहे हैं एंड जिस स्टेट में ये काम करवा रहे हैं. उसके साथ साथ जब भी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को ले आ रहे हैं, तो एवरी वर्कमैन को एक पासबुक मिलेगा, दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, एंड उस पासबुक में एक पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा उस पर्टिकुलर वर्कमैन का, अलॉन्ग विथ ऑल द डिटेल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश. अगर वो अदर देन दीज टू लैंग्वेज, उनका कुछ और लैंग्वेज है समझने का, तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ द वर्कमैन, लाइक नेम और प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनका डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो भी पेएबल है उन्होंने पे किया है कि नहीं, प्रपोज्ड रेट्स एंड मोड क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस का अकाउंट में डालेंगे या फिर हाथ में देंगे, रिटर्न फेयर उनका करवाया है कि नहीं, क्या क्या डिडक्शंस उनके वेजेस में से करने वाले हैं, ये सारे उनको फर्निश करना पड़ेगा पूरा डिटेल्स के साथ. ठीक है, एंड ये पासबुक को अप टू डेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का ही है. एंड हियर, सो फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस दैट हैव बीन हाइलाइटेड हियर, जो ये सेकंड वाला है, टू इश्यू अ पासबुक टू द वर्कमैन कंटेनिंग स्पेसिफिक डिटेल्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड द वर्कर्स नेटिव लैंग्वेज इफ एप्लीकेबल, दैट शुड बी प्रोवाइडेड, एंड इसको अपडेट करना भी कॉन्ट्रैक्टर का ही काम है. सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज आंसर बी. अभी एक और क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सेक्शन 12. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what is the time limit for a contractor to furnish particulars to the specified authority after the recruitment of an interstate migrant workman? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था in the earlier question. So within 15 days from the date of recruitment, ये detail specified authority को उनको देना पड़ेगा. So here in this case B is the correct answer. Again from section 12 of the said act, under section 12 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following is not a duty of the contractor? ओके, इसमें देखिए, टू इश्यू ए पासबुक कंटेनिंग डिटेल्स इन हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज ऑफ द वर्कमैन इफ एप्लीकेबल, यस दिस इज ट्रू, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टू फर्निश पर्टिकुलर्स ऑफ द रिक्रूटेड वर्कमैन टू स्पेसिफिड अथॉरिटीज विद इन 15 days of recruitment, yes this is also true.
हमें यहाँ नॉट ड्यूटी वो चाहिए। टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। टू एंश्योर दैट द पासबुक इज मेंटेन्ड अप टू डेट एंड केप्ट विद द कंसर्न्ड वर्कमैन, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का ही है। सो हियर सी इज नॉट करेक्ट, so hence C is the correct answer here. Now coming to the next question, consider the following statements regarding section 13 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Now which of the following statements below is or are correct? कौन से statements इसमें से correct है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द वेज रेट्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन शुड बी द सेम एज दोस एप्लीकेबल टू अदर वर्कमैन परफॉर्मिंग सिमिलर वर्क इन द सेम एस्टैब्लिशमेंट। ऑब्वियसली ये सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरस्टेट से आया है तो उनको ज्यादा देना है या कम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज ट्रू। If no comparable work exists in the establishment, the appropriate government prescribes the wages and conditions of service. ये appropriate government जो भी है, based on the sector, they will provide. Yes, this is also true. Wages payable to an interstate migrant workman can be paid in cash or kind as per the employer's discretion. Now here in this case, नॉर्मली कभी कभी होता है कि काइंड में भी पे करते हैं कोई, लेकिन यहाँ इन दिस केस व्हेन इट कम्स टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, तो डेफिनेटली दे हैव टू बी पेड ओनली इन कैश, काइंड में पे नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉल्स। सो इन दिस केस ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, coming to section 14, which looks at the or which covers displacement allowance to these interstate migrant workmen. So the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979 mandates the payment of displacement allowance to interstate migrant workmen. Okay, क्योंकि वो बाहर से कैसे आते हैं तो यहाँ सेटल होने में टाइम लगता है, तो एक अलाउंस उनको दिया जाता है starting में, and that is the displacement allowance. Now which of the following statements regarding the allowance is correct? It is payable at the rate of 25% of the monthly wages subject to minimum of rupees 50. No, ये गलत है. It is payable at the time of recruitment and its amount is refundable against future. ये amount refundable नहीं होता है, non-refundable amount है, as an allowance they are paying. It is payable only to those interstate migrant workmen who have employed for a period of more than 6 months. ये भी गलत है. So it is payable at the rate of 50% of the monthly wages or ₹75, whichever is higher and is in addition to the wages payable. जो भी उनका wages है उस पे ये addition रहेगा and that has to be paid to the interstate migrant workmen so that वो उनका जो बाहर यहाँ के काम करने के लिए जो भी उनको displacement relocation सबके लिए चाहिए, that would help them a lot. So here in this case C is the correct answer and this is non-refundable in nature. Moving on to our next question, consider the following statements regarding the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Which of the following statements is or are correct? And this is actually related to the journey allowance, which falls under section 15 of the said act. Now let us have a quick look at the statements. The contractor is required to pay a journey allowance to the interstate migrant workman, which should be at least equal to the fare from the place of residence to the place of work. Definitely उतना उनको देना ही चाहिए. So this is true. The journey allowance is payable only for outward journey, नहीं आने के लिए भी, और contract period complete होने के बाद जब भी वो वापस जाएंगे उसका भी amount उनको मिलेगा. So this is false. The interstate migrant workman is entitled to payment of wages during the period of journey as well. ओके जो इनवर्ड आउटवर्ड जर्नीज जब भी होंगे सो उसमें वॉट एवर डेज दैट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि वो आने जाने में जो वो 2 दिन 3 दिन जो भी लगेंगे दैट ऑल्सो वुड बी इंक्लूडेड इन द वेज पीरियड, मतलब वो काम के लिए ही आ रहे, सो दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज इफ दे आर वर्किंग. सो डेफिनेटली उन 2-3 दिन या जितने भी होंगे दैट ऑल्सो वुड बी इंक्लूडेड इन द वेज पीरियड. So here the interstate migrant workmen are entitled to the payment of wages during the period of journey as if they were on duty. So this is true. So here only 1 and 3/3 statements they are true. So hence A is the correct answer here.
Moving on to our next question. Now, this is from Section 16 of the said Act, other facilities. Okay. Now, under Section 16 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following is not a duty of a contractor employing the interstate migrant workmen? See, जैसे हमने इससे पहले भी बताया है कि एक और क्वेश्चन में भी हमने किया था that there are several duties of the contractor that he has to fulfill. Okay. Now, statements देख लेते हैं, then we'll discuss. To ensure equal pay for equal work irrespective of sex. Yes, this is the true, because this is true because the contract, it is his responsibility to ensure that उनको equal pay मिलना चाहिए, be it man or woman. To contribute to the pension fund of interstate migrant workmen as per the prescribed dates. ये नहीं है, ये इनका responsibility नहीं है when it comes to the pension fund. To provide and maintain suitable residential accommodation during the period of employment. Yes, this is also true. उनको accommodation provide करना, proper clothing, मतलब अगर कुछ security के लिए ऐसे कुछ कभी कभी होता है ना कि इंडस्ट्रीज विच आर हैजार्डस एक्सेट्रा, इन दैट केस दे हैव टू हैव स्पेशल क्लोथिंग एक्सेट्रा. अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू डू दैट नीडफुल. To report fatal accidents or serious bodily injuries to specified authorities and the next of the kin of the workman. Yes, this is also responsibility of the contract only. Suitable conditions provide करना, कुछ prescribed medical facilities जो required है, basic medical facilities free of cost, वो भी उन्हीं का responsibility है, and all that, and the rest that we have already discussed. So here in this case B is the correct answer. So coming to the next question, that is from section 17. So consider the following statements regarding the responsibility for payment of wages under section 17 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979. Which of the following statements given is or are incorrect? Okay, the contractor is responsible for payment of wages to interstate migrant workmen employed by him. Yes, definitely it is his responsibility. Okay, they shall be paid, जो भी उनका wage period है, उनका requisite deadlines है, before that they have to pay. And every principal employer जो employ कर रहे हैं, they shall nominate a representative duly authorized by him, that is employer himself, to be present at the time of disbursement of wages by the contractor. ओके, एंड उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव का ये ड्यूटी रहता है कि वो सर्टिफाई करे कि अमाउंट जो भी उनको प्रॉमिस किया है उतना ही पे कर रहे हैं, कुछ कम नहीं. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो डिसबर्समेंट हो रहा है, दैट शुड बी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू एंश्योर द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ कंपलसरी रहे. ओके, एंड अगर कॉन्ट्रैक्टर कम पे कर रहा है, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो भी उनका बाकी अमाउंट है वो पे करने का, दैट इज अनपेड बैलेंस, वॉट एवर दैट माइट बी, दैट शुड बी पेड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. ये नहीं कह सकते कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दैट ही कांट से. ओके, एंड अगर अब देने के बाद उसको रिकवर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर से, दैट ही कैन डू. उसके बाद जब भी कॉन्ट्रैक्टर को उनका जो भी अमाउंट देना है उसमें डिडक्ट करके एज अ डेट ही कैन pay that. Okay, so this is very much true. In case of non-payment of or short payment of wages by the contractor, the principal employer is not liable to make payment of wages. ये नहीं, it is his responsibility. बाकी वो अपने वसूल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से बाद में. The principal employer can recover the amount paid to the interstate migrant workmen from the contractor as a debt payable by the contractor. This is very much true. So इसमें एक ही statement false है, that is 2. So 2 only is the correct answer in this case, because हमें not correct statement चाहिए. Moving on to our next question. Under section 18 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what is the liability of the principal employer if the contractor fails to pay displacement or journey allowance to an interstate migrant workman? देखिए सेक्शन 14 बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस हैज टू बी पेड, एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर का पे करने का. सेक्शन 15 बोलता है जर्नी अलाउंस पे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को, राइट. एंड सेक्शन 16 बोलता है कि
उसको फैसिलिटीज़ जो भी है ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर अंडर, उसके जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब उनको पे दिखाना पड़ेगा, जैसे फ्री मेडिकल वाला सर्विस, उनको सही से क्लोथिंग इफ़ दे आर वर्किंग इन सम हैज़ार्डस कंडीशंस, एंड प्रॉपर एकोमोडेशन एंड ऑल दैट ही हैज़ टू प्रोवाइड, फैसिलिटीज़ जो भी रिक्विजिट फैसिलिटीज़ है। अगर ये 3 सेक्शंस में वो अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, इन दैट केस under section 18 which says liability of principal employer in certain cases, especially regarding the duties that has to be fulfilled by the contractor under section 14, section 15 and section 16, principal employer वो facilities या जो भी responsibilities है वो fulfill कर सकते हैं along with the wages payable, all that, and बाद में contractor से as a debt he can extract and उनसे वो ले सकते हैं, recover, he can recover that. So in this case the principal employer is required to report the matter to the specified authority but is not liable to make the payment. No, this is false. The principal employer can refuse liability and direct the workman to approach the contractor for payment. This is also false. The principal employer is only responsible for paying the journey allowance and not the displacement allowance. This is also false. The principal employer must pay the allowance to provide the facility within the prescribed time and recover the cost from the contractor. This is true. So here in this case, correct answer is option D. Now moving on to our next question. Under section 19 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, what happens to the loan given by the contractor or principal employer to the interstate migrant workmen after the completion of the period of the employment? See, whenever अगर कभी-कभी हो सकता है कि they must have given principal employer and either the contractor or the principal employer अगर कुछ लोन दिया है किसी interstate migrant workmen को, it is their responsibility कि वो उसको उसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वेज पीरियड वो उनसे ले ले, ओके, द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसी के अंडर उनकी ऑब्लिगेशन है कि मीन वो ले ले, एंड इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन ऑल्सो ही हैज टू रीपे एनी डेट दैट हैज बीन टेकन, ओके. अगर वो नहीं हुआ, ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द लोन बिकम्स पेएबल इमीडिएटली? नो. टाइम पीरियड हो गया तो the loan is renewable for further period? No, this also can't happen. The loan is transferable to another company? ये भी नहीं हो सकता. The obligation to repay the loan is deemed to have extinguished. मतलब वो पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि as per the act says that अगर उस टाइम पीरियड एम्प्लॉयमेंट पीरियड के टाइम में ही अगर वो नहीं ले पाए वो अमाउंट, और either the workman is not able to repay that, that will be extinguished as per the law. So here the correct answer is C. So moving on to our next question of section 20, inspectors, that is inspectors की responsibility क्या है वो सब. Now here the appropriate government they can appoint these inspectors and define the local limits, किस jurisdiction में उनको काम करना है, to exercise their powers they can work. So an inspector appointed under section 20 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, they can enter any premises or place without having a reason to believe that the provisions of the act are being कॉन्ट्रावेंड, मतलब वो एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे आर नॉट बीइंग फॉलोड या फिर कुछ अगेंस्ट चल रहा है, अगर ये है तो then without any reason he can go and do the inspection. Which of the following is correct? The statement is correct and the inspector has unconditional power of entry. ऐसा कुछ नहीं है until unless he has a proper reason to believe that the provisions of the act are being contravened, he cannot do so. This is false. The statement is incorrect and the inspector must have the reason to believe that the provisions of the act are being contravened. This is true. उनको रीजन की जरूरत है. The statement is correct only if the inspector has obtained prior permission from the principal employer. No, this is false. The statement is correct only if the inspector has obtained a warrant from the magistrate. No, अगर उसको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है एंड उसके पास कुछ रीजन है, उसका उन्होंने कुछ प्रूफ या कुछ है, तो डेफिनेटली ही कैन डायरेक्टली गो एंड इंस्पेक्ट एंड उसी टाइम पे वो जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए वो ले सकते हैं एंड ही कैन चेक द प्रेमाइसेस एक्सेट्रा. Okay, so in this case B is the correct answer. Under the same section, under section 20 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, an inspector has a power to seize or take copies of only the register of wages. Which of the following is correct? Now the statement is correct and the inspector's power is limited to the register of wages. This is false.
Why? Because the statement is incorrect and the inspector can seize or take copies of the register, record or notice relevant to the offences under the act. जो भी उनको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर अफेंस हुआ है तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर या जो भी नोटिस या रिकॉर्ड है वो पूरा वो ले सकते हैं. सो दिस इज ट्रू. द स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली if the inspector has a prior permission. No, this is false. The statement is correct only if the inspector has obtained. No, this is also false. अगर उनके पास है रीजन, कुछ प्रूफ है, कुछ सुना है या कंप्लेंट कुछ भी है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दैट. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Now, coming to the next question, according to Section 21 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, when is an interstate migrant workman deemed to be in employment for the purposes of the enactments that are specified in the schedule under this section? See, जब किसी का रिक्रूटमेंट होता है तो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट कुछ और एक्ट्स का भी एनेक्टमेंट होता है, लाइक योर वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, like the payment of wages act, the industrial disputes act, the employees state insurance act, the employees provident funds and miscellaneous provisions act, the maternity benefit act, ये सब उनके ऊपर लागू होता है. that has to be applied. Few sections of each of these acts will be applied to the वर्कमैन, राइट. तो वो कब, कौन से डेट से वो लागू होगा? सो हियर वंस द रिक्रूटमेंट हैपेंस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द वर्क बिगिंस, वो इस पर्टिकुलर एक्ट्स के एम्बिट में आ जाते हैं. सो हियर नाउ एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन deemed to be employed for the purpose of the enactment that are specified in schedule. There are 6 acts that have been specified, which मैंने अभी आपको बताया है. From the date of recruitment, irrespective of when the work begins. ठीक है, जब recruitment हो गया मतलब तभी से all these acts, all the sections, various sections under these acts would be applicable to the interstate migrant workman who is going to start the work. So here in this case, C is the correct answer. Moving on to our next question. Under Section 23 of the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1979, which of the following is not a requirement for principal employers and the contractors to do related to the maintenance of the registers, etc. Okay, records, registers, etc. Now, A. Maintaining registers and records specifying the nature of work performed and the rates of wages paid to the interstate migrant workmen. Obviously, ये records उनको maintain करना ही पड़ेगा. So, this is true. It's not a false statement. Displaying notices within the premises about the works, hours of work and nature of duty for interstate migrant workmen. Definitely, this also has to be done. उनको notice पे लगाना चाहिए. Keeping registers and records accessible for inspection by authorities as prescribed. Obviously उनको ये सब maintain करना पड़ेगा. Why? जब भी inspection होगा उनको दिखाने के लिए everything is as per the act. उसके rules जितने भी sections है as per them we are doing. So definitely they have to do this. Submitting monthly reports to the specified authority detailing the number of interstate migrant workmen employed. ये इनको करने की जरूरत नहीं है. This is false. So here in this case D is the correct answer. सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा है कि किस तरह से हमने कई सारे सेक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सब हमने रिवाइज भी किया है एंड वी हैव आल्सो प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस एज वेल. नाउ आई वांट टू tell you about the courses that are being currently offered by EduTap coming to the UPSC, EPFO, APFC and AOR EO exam for the year 2025. Now there are 3 kinds of courses that they are offering currently for as per the requirements of the students. So let's have a quick look at them. एक तो है मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर कंटेंट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, आई मीन स्ट्रैटेजी सेशन, सब कुछ मतलब 1 पॉइंट आपका कांटेक्ट रहेगा, बिल्कुल सब एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट कुलदीप सर भी एवरी वीक थर्सडे के दिन आपके लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे एंड ऑलरेडी पूरा कंटेंट तो प्रोवाइडेड है ही, उसको यूटिलाइज करना भी चाहिए ना कि किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से करेंगे तो सबसे अच्छा सा आपका प्रिपरेशन होगा, वो सब उसमें आपको बताएंगे अलॉन्ग विथ क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स. ये हो गया एक मास्टर कोर्स का. नेक्स्ट कोर्स आता है टेस्ट सीरीज प्लस, कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ऑलरेडी कुछ अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं बट स्टिल दे वांट सम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी हो गया, लेबर लॉस हो गया, उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नोट
नोट्स चाहिए उनको, थोड़ा टेस्ट सीरीज टेस्ट चाहिए, सो दैट दे कैन चेक देमसेल्व्स वेयर दे स्टैंड एक्सेट्रा, उन बच्चों के लिए ये बेस्ट है। ओके, ना थर्ड है टेस्ट सीरीज। ये उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जो ऑलरेडी उन्होंने प्रिपरेशन अपना सही से कर लिया है, बट नाउ दे आर लुकिंग एट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं जिसमें वो एग्जाम का फील ले सके, एट द सेम टाइम टू नो वेयर दे स्टैंड, अकॉर्डिंगली दे कैन स्ट्रेटेजाइज देयर रिविजन एक्सेट्रा। ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ कोर्सेज दैट आर बीइंग करेंटली ऑफर्ड बाय एड्यूटैप। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज reach out any of the resources from EduTap and you can get your doubts clarified before making an informed decision about purchasing these courses. Hope you have liked this session, and thank you very much for being with me so patiently till end. So I'll see you all in the next session very soon. Thank you very much once again.